So hello everyone and welcome to JC Academy. So I'll quickly take you through the notification. Although it's been a couple of days, the notification is out, but since I am stuck somewhere, as you can see, the background is not properly lit. थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी में आपको आज जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बट ठीक है, कभी कभार जो है चीज़ें अवॉइड नहीं कर सकते। एनीवेज, तो इस सेशन में व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना टेक यू थ्रू द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में किन किन बातों का आपने ध्यान रखना है उनके बारे में बात करूंगा। साथ ही साथ मैं ये भी आपको बताऊंगा कि जितने सारे आप लोग मुझे FAQs पूछ रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो मैं सारे क्वेश्चंस का तो नहीं, बट ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का यहाँ पर इस सेशन में आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले आती है बात कि सर ये कौन सा एक्सरसाइज है, इसको हम 2024-2025 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बच्चों, जब आपका रिजल्ट आएगा तब हो जाएगा 1 अप्रैल 2024 और आप जो है ज्वाइन करेंगे 24 से 25 वाले फाइनेंशियल ईयर के बैच में। तो भले ही नोटिफिकेशन 2023 में आया है, लेकिन आपकी ज्वाइनिंग जो है 24 और 25 वाले फाइनेंशियल ईयर में होगी। इसीलिए इस एक्सरसाइज को बोला जा रहा है 24-25। ये तो हो गया पहला डाउट। अब दूसरी बात आ रही है कि सर स्पेशलिस्ट ऑफिसर के साथ साथ ही PO का भी नोटिफिकेशन आया, तो क्या हम दोनों फॉर्म्स भर सकते हैं? जी हाँ, आप SO का भी फॉर्म भर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो, और PO का भी फॉर्म आप भर सकते हैं बेसिस ऑन योर एलिजिबिलिटी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेक्शन, जहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर किन वैकेंसीज़ के लिए स्पेशलिस्ट ऑफिसर का पोस्ट आया है? तो 6 अलग अलग वैकेंसीज़ हैं। IT ऑफिसर, एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, HR पर्सनल एंड मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 1। तो आज हम इस सेशन में हम मेजरली बात करेंगे मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 1 की, और थोड़ा बहुत HR पर्सनल ऑफिसर स्केल 1 की भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर भी यही होगा कि बाकी एग्जामिनेशंस की तरह यहाँ पर भी 2 टीयर्स में एग्ज़ाम होगा। एक होगा आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और दूसरा होगा आपका मेंस का एग्जामिनेशन, राइट? तो प्रिलिमिनरी और मेंस एग्जामिनेशन में क्या फ़र्क है? तो जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे बोला गया है एग्जामिनेशन विल बी बेसिकली बी 2 टीयर एग्जामिनेशन, जहाँ पर बात होगी 2 फेजेस में होगा ये एग्ज़ाम। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद एक ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन भी होगा। कैंडिडेट को क्वालिफाई करना पड़ेगा पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, उसके बाद उसे क्वालिफाई करना पड़ेगा मेंस एग्जामिनेशन। यहाँ पर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, तो आपको केवल और केवल प्रीलिम्स में क्वालिफाई करना है, और मेंस का जो स्कोर है आपका वो मेरिट के लिए कंसिडर होगा। तो यहाँ लिखा है मेंस एग्जामिनेशन जब आप क्लियर कर लेंगे उसके बाद ही आपको कॉमन इंटरव्यू प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा, जो कि पार्टिसिपेटिंग बैंक्स कोऑर्डिनेट करेंगी नोडल बैंक के साथ। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनको केवल एक ही अलॉटमेंट मिलेगा पार्टिसिपेटिंग बैंक्स में। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें से आपको फाइनली चूज करना होगा बेसिस ऑन द ऑप्शंस फिल्ड बाय यू एंड बेसिस ऑन द वैकेंसीज अवेलेबल एंड योर मेरिट। ऑटोमेटिकली IBPS पिक करेगा आपकी एलिजिबिलिटी, और अगर आपको सीट मिलता है तो एक कोई भी एक बैंक में आपको अलॉट कर दिया जाएगा, और प्रोसेस पूरी तरीके से कम्प्लीटली क्लोज हो जाएगा 31 मार्च 2025 में। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है। आगे बढ़ते हैं। ये सारे के सारे हमारे पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं, तो 11 पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हमारे सामने हैं, और ये सारे बैंक्स के नेम्स आप यहाँ देख सकते हैं। अब आती है स्केड्यूल का बात। अब काफ़ी सारे बच्चों को ये बड़ी आज सरप्राइजिंग बात लगा पीछे कि सर वैसे तो काफ़ी लेट आता है नोटिफिकेशन SO का, बट इस बार इतनी जल्दी कैसे आ गया, और ऐसा कैसे कि सर PO के साथ ही नोटिफिकेशन आ गया? इसका एक जो लॉजिक मुझे लगता है कि ये पूरी एक्सरसाइज पहले ही कर देना चाह रहे हैं, और नोटिफिकेशन पहले इसलिए भी दे दिया ताकि आपको समय अच्छा मिल जाए, और साथ ही साथ देखिए आपका एग्जामिनेशन तो तभी होना है जब होना है, राइट? तो पहले भी आपका एग्जामिनेशन जो है प्रीलिम्स दिसंबर के लास्ट में होता था, अभी भी होगा न्यू ईयर्स ईव में। इसके बाद आपका रिजल्ट तभी पहले भी जनवरी में आता था, अभी भी जनवरी में आएगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन पहले भी आपका रिपब्लिक डे के आसपास होता था, इस बार 28 को पड़ रहा है, और इसके बाद रिजल्ट आपका फरवरी में होगा, और आपका इंटरव्यू भी जो है पहले फरवरी मार्च में होता था, अभी भी वही है। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो तो अपने ही समय पे हो रहा है, बट नोटिफिकेशन पहले आया। अब इस नोटिफिकेशन में ये है कि आप जो अप्लाई कर सकते हैं वो आप 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म फिलिंग और फीस सबमिशन भी तभी तक जो होगा होगा। अब यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी है कि सर हमारे लिए तो ट्रेन मिस हो जाएगा, क्योंकि पहले तो लेट आता था नोटिफिकेशन तो हम एलिजिबल होते थे अक्टूबर लास्ट तक,
बट देखिए एक्चुअली ओवरऑल इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादातर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज़ हों, चाहे पीजीडीबीएम, पीजीडीसीए कोर्सेज़ हों, जनरली ये अपना पूरा का पूरा जो सेमेस्टर्स हैं या जो भी इनका करिकुलम है, ये मई जून तक निपटा लेते हैं। तो 21 अगस्त इसीलिए कट ऑफ इन्होंने दिया है। अगर आपका अभी तक फाइनल सेमेस्टर नहीं हुआ है तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, आई नो दिस इज सैड बट दिस इज हाउ इट्स गोना बी लाइक। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी काफ़ी सारे वैकेंसीज आए हैं, तो ये एक थोड़ा सा डाउन साइड है, बट लेट अस सी, आगे देखते हैं। और हाँ, इस बात को और ध्यान रखिएगा कि अब हो सकता है अगले साल से यही ट्रेंड फॉलो हो। इस साल को एज एन एक्सेप्शन मत ट्रीट करिएगा, और कि अगर इस साल ऐसा हुआ है कि पीओ और एसओ का नोटिफिकेशन साथ में आया है, तो हो सकता है अगले साल से साथ में ही आए। एक ये भी रीज़न हो सकता है कि पीओ और एसओ दोनों, क्योंकि ऑफिसर स्केल 1 कैडर ही है, तो साथ में नोटिफिकेशन निकालना वैसे भी सेंस बनता है। तो यहाँ पर एक बात और बोली गई है कि नोटिफिकेशन, ये तो टेंटेटिव डेट्स हैं, आपसे रिक्वेस्टेड है कि आप रेगुलरली वेबसाइट को चेक करते रहें, कोई भी नोटिस अगर आता है तो ध्यान से इसको रखें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैं गो थ्रू कर देता हूँ। अब यहाँ पर एक तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जब मैं बात करूँगा, तो 1 अगस्त 2023 तक आपका एज जो है वो 20 साल से कम नहीं होना चाहिए और 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपका डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1993 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2003 से बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। रिलैक्सेशन आपको पता ही है, कास्ट वाइज और बाकी कैटेगरीज के लिए 3 से लेकर 10 साल तक का है। और आगे यहाँ देखेंगे, अगला जो क्वेरी बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि सर अ, अगर हमारा कोई विजुअल इम्पेयरमेंट है या हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि ये इम्पेयरमेंट्स आपके परमानेंट इन नेचर होने चाहिए। लास्ट सेशन में मेरे पास एक दो बच्चों का कॉल आया, बड़ा डिसअपॉइंटेड हुए, क्योंकि उनका जो इस तरीके का डिसेबिलिटी था वो परमानेंट नहीं था, टेम्प्रेरी डिसेबिलिटी था, और उनके पास सर्टिफिकेट भी टेम्प्रेरी डिसेबिलिटी का ही था, जो हर 6 महीने या 1 साल में दोबारा बनता है। तो अगर उस तरीके का आपका डिसेबिलिटी है तो बहुत ही केयरफुली पहले इस नोटिफिकेशन को देखिए, आप एलिजिबल हैं तभी आगे बढ़िएगा इस कैटेगरी में। जहाँ तक मेरे को पता है कि आपका डिसेबिलिटी परमानेंट इन नेचर का होना चाहिए। अगर टेम्प्रेरी होगा तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, जितना मुझे पता, जितना मैंने पढ़ा है, तो इसको चेक कर लीजिएगा। तो ये 2 पॉइंट्स खास तौर पे विजुअल इम्पेयरमेंट और हियरिंग इम्पेयरमेंट के सबसे ज़्यादा केसेस होते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको मेंशन करा है। आगे बढ़ते हैं, और आगे मैं आपको लेके चलूँगा पेज नंबर 10। दूसरा जो सबसे ज़्यादा एफएक्यू आता है कि सर हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपकी फैमिली की इनकम कितनी है। हाँ जी, तो आपके फैमिली मेंबर्स अगर रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें आप समझ जाइएगा कितना इनकम है। तो पर्सन्स हु आर नॉट कवर्ड अंडर द एग्जिस्टिंग स्कीम ऑफ रिजर्वेशंस, आप अगर ऑलरेडी एससी एसटी के या ओबीसी के स्कीम में कवर हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप इसके बाहर हैं। लेकिन अगर आप एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी में नहीं आते और उसके बाद आपका इनकम जो है एक सर्टेन लेवल से कम है, तभी आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ईडब्ल्यूएस बोलते हैं इसको, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का। आगे चल के इसके वैकेंसीज भी देख लेते हैं, बट जो यहाँ पर जो पैरामीटर्स है कि आपकी फैमिली का, आपका अकेले का नहीं, फैमिली का जो ग्रॉस एनुअल इनकम है, नेट नहीं, ग्रॉस एनुअल इनकम है, वो 8 लाख से कम होना चाहिए। और इसको वेरीफाई करेंगे एज ईडब्ल्यूएस फॉर बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। दिस हैज़ टू बी वेरीफाइड। इनकम में सारे इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज इंक्लूड होंगे, चाहे वो सैलरी हो, एग्रीकल्चर हो, बिजनेस या प्रोफेशन हो, एंड इट विल बी द इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर प्रायर टू द ईयर ऑफ एप्लीकेशन। तो इस साल अगर लगा रहे तो पिछले साल का चेक करेंगे। साथ ही साथ ये और 4 कंडीशंस हैं जो आपको चेक करनी होंगी। दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द एग्रीकल्चरल लैंड ओन्ड बाय योर फैमिली, रेजिडेंशियल फ्लैट या फिर प्लॉट, और या फिर रेजिडेंशियल प्लॉट इन द एरियाज अदर देन द नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज। तो ये अगर कंडीशंस बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, और नीचे ये फाइनल पॉइंट्स भी आप पढ़ लीजिए। अगर आप सोच रहे हैं या अगर आपको लगता है कि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं, तो पहले इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। तो एक क्वेरी ये भी मैंने कोशिश किया यहाँ पे एड्रेस करने का। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन दिया है। अगला जो सबसे ज़्यादा डाउट्स, सबसे ज़्यादा क्वेरीज़ मेरे पास आए हैं वो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन को लेकर आए हैं। तो यहाँ पे मैं एचआर ऑफ़िसर और मार्केटिंग ऑफ़िसर स्केल 1 के लिए बात करूँगा। तो सबसे पहले तो
एज ऑन 21 अगस्त 2023, यानी कि इस तारीख तक आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए या ये आप क्वालिफाई करे हों। तो यहाँ पर क्या है, एचआर ऑफिसर्स के लिए तो मिनिमम 30 ईयर्स दोनों के लिए ही है। कैंडिडेट्स के पास या तो ग्रेजुएट हो, साथ ही साथ एंड लिखा है 2 साल का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो या फिर 2 ईयर्स का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो। किस किस में चलेगा, पर्सनल मैनेजमेंट में, इंडस्ट्रियल रिलेशंस यानी आईआर में, ह्यूमन रिसोर्सेज में, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में, सोशल वर्क या लेबर लॉ, सारे ही एप्लीकेबल होंगे। जब मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 1 की बात आती है तो यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन को लेके बोला गया है कि ग्रेजुएट हो 2 ईयर्स MMS मास्टर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग होना चाहिए। 2 ईयर फुल टाइम MBA चलेगा, 2 ईयर्स फुल टाइम PGDBA, PGDBM, PGPM, PGDM विद स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग। मार्केटिंग और HR के स्पेशलाइजेशन को लेकर यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अगर आपका डुअल स्पेशलाइजेशन है of one of the fields of specialization should be in the field prescribed, यानी कि अगर इक्वल वेटेज है, मैं फिर से यहाँ बता रहा हूँ, अगर इक्वल वेटेज है तो दोनों ही चीज़ों का इक्वल वेटेज होना चाहिए। तो उनमें से एक आपका, अगर आप HR से फिल कर रहे हैं तो HR होना चाहिए, और उनमें से अगर आप एक मार्केटिंग से फिल कर रहे हैं तो मार्केटिंग होना चाहिए। अब आप में से कई सारे बच्चे कहेंगे सर हमारे डिग्री पे तो लिखा ही नहीं हुआ कि डुअल स्पेशलाइजेशन है, या हमारे डिग्री या डिप्लोमा पे तो लिखा ही नहीं हुआ कि इसमें मेजर किसका है, माइनर किसका है। उस केस में आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके सब्जेक्ट्स किसके ज़्यादा हैं। ऐसे फाइनल ईयर में अगर आपके लास्ट 2 सेमेस्टर्स में अगर आपके 10 पेपर हुए हैं तो ज़्यादा किसके हैं। अगर दोनों के नंबर ऑफ़ पेपर्स बराबर हैं, HR के भी बराबर हैं, मार्केटिंग के भी बराबर हैं, तो आप इक्वल वेटेज माने जाएंगे। बट अगर HR के 6 पेपर हैं, मार्केटिंग के केवल 4 पेपर हैं, तो आप HR मेजर माना जाएगा। मार्केटिंग के ज़्यादा हैं, HR, फाइनेंस, IT के कम है, तो मार्केटिंग आपका मेजर माना जाएगा। तो वहाँ पे DV के टाइम पे बिल्कुल वेरीफाई होगा। तो आप ये मत सोचिए कि आप बोल देंगे कि सर इक्वल वेटेज है, लेकिन वहाँ पर आपको वो स्कोर आपका चेक करेंगे, स्कोर आपका सॉरी मार्क्स चेक करेंगे सब्जेक्ट्स में। दूसरी बात, अगर मेजर माइनर है या इक्वल वेटेज है और सही जेन्युइन है तो आप अपने कॉलेज से लिखवाना भी आपको पड़ेगा, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा एज ए प्रूफ। तो इन केस ऑफ डुअल स्पेशलाइजेशन एक फील्ड आपका होना चाहिए फील्ड प्रिस्क्राइब्ड में। अगर मेजर माइनर का केस है तो मेजर शुड बी इन स्ट्रीम प्रिस्क्राइब्ड। तो अगर आप मार्केटिंग का भर रहे हैं वैकेंसी तो आपका मेजर मार्केटिंग, और अगर आप अगर आप HR भर रहे हैं तो आपका मेजर जो है वो HR से होना चाहिए। कैंडिडेट्स को ये भी इंश्योर करना है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रोसेस बाय देम shall be as per the prescribed educational qualifications mentioned in the notification। नोटिफिकेशन में जो प्रिस्क्राइब्ड है वही होना चाहिए। इसके अलावा बोले कि सर किसी डिग्री में लिखा है कोर्स का नाम कुछ डिफरेंट लेकिन इक्विवेलेंट टू, तो वो नहीं चलेगा। साफ साफ बोला है नो इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन शैल बी कंसीडर्ड एज एलिजिबल। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अगली बात, अगला जो क्वेरी है ये है कि ऑल द एजुकेशन क्वालिफिकेशंस should be from a university, institution or the board recognized by the government of India and also approved by the government regulatory bodies, and the final result should have been declared on or before 21/8/23। तो 21 अगस्त तक आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए। अब फाइनल रिजल्ट से क्या मतलब है, फाइनल रिजल्ट से मतलब है या तो आपके मार्कशीट पे तारीख डली हो, या ऑनलाइन अगर रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो उसका प्रूफ आपके पास हो, या डिग्री पे आपके पास हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं ये प्रॉपरली प्रूफ कर पाएँ कि मेरा जो रिजल्ट है फाइनल ईयर का, फाइनल जो सेमेस्टर का है वो 21 अगस्त या उससे पहले आ गया था। तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होना चाहिए, और दिस हैज़ टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के टाइम पे बिल्कुल पूछा जाएगा। तो आप जो भी लिखें बड़े ध्यान से लिखें। डेट ऑफ पासिंग ऑफ द एलिजिबिलिटी शैल बी द डेट ऑफ अपीयरिंग ऑन दी मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट। अगर मार्कशीट पे नहीं लिखा है तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट ज़रूर लेके जाएं, उस पर ज़रूर लिखा होना चाहिए। यूनिवर्सिटी अगर लिख के दे देगी कि जी हमने मार्कशीट तो बाद में दी है लेकिन हमने रिजल्ट इस तारीख को डिक्लेयर कर दिया था, तो वो भी मान्य होगा, बट वो एकदम जेन्युइन और ऑथेंटिक होना चाहिए। ठीक है ना। सो इट इज इशूड देन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल इज टू बी इशूड एंड साइंड बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के कंसर्न एंड अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से आपको लेना पड़ेगा। तो आगे देखें सर, कैंडिडेट्स शुड इंडिकेट द परसेंटेज ऑब्टेन्ड इन ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन। अगला क्वेरी आता है कि सर हमारा तो स्कोर जो है वो CGPA में है या OGPA में है,
तो परसेंटेज है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नीचे यहाँ पे कैलकुलेशन का पूरा तरीका दिया हुआ है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा किस तरीके से कैलकुलेट करना है। मैं समझता हूँ आप लोग इतने तो समझदार हैं कि इसको ध्यान से करेंगे और इस तरीके से जो है आप फ्रैक्शंस और डेसिमल वैल्यूज़ को भी देखेंगे। तो वो बोल रहे हैं द फ्रैक्शन ऑफ द परसेंटेज सो राइट विल बी इग्नोर्ड, दैट इज इतना इतना विल बी ट्रीटेड एज लेस देन 60 एंड इतना विल बी ट्रीटेड एज लेस देन 55। तो अगर आपका 61.99 भी बन रहा है तो आप इसको 62 नहीं बोल सकते। तो ये परसेंटेज कैसे अराइव करना है, डिवाइड करेंगे टोटल मार्क्स को बाय द कैंडिडेट इन ऑल सब्जेक्ट्स इन ऑल सेमेस्टर्स बाय एग्रीगेट मैक्सिमम मार्क्स। तो जो भी आपने टोटल मार्क्स पाए डिवाइडेड बाय एग्रीगेट मैक्सिमम मार्क्स इनटू 100। और अगर CGPA और OGPA वाला कहानी है तो उसमें लिखा होगा कि किस तरीके से कन्वर्ट करना है एंड इंडिकेटेड इन दी ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आप उसके हिसाब से इसको यहाँ पर कर सकते हैं या फिर यूनिवर्सिटी के जो भी नॉर्म्स हो उसके हिसाब से आप इन्हें कन्वर्ट यहाँ पे कर सकते हैं। आगे देखें एंड यहाँ पे बड़ा क्लियरली लिखा है कि कैंडिडेट केवल एक ही पोस्ट के लिए कर सकते हैं। तो अगर आपका डुअल स्पेशलाइजेशन है मार्केटिंग और HR दोनों से इक्वल वेटेज तो आप कभी भी एक ही पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़े ध्यान से देखिए, क्रेडिट हिस्ट्री। आपका सिविल स्कोर जो है वो 650 या उससे ऊपर होना चाहिए। अगर आपके पास कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर इससे नीचे है या फिर आपका सिविल स्टेटस अपडेटेड नहीं है तो आपको वहाँ पर, अगर आपने कोई लोन ले रखा है तो उस जहाँ से भी आपने लोन ले रखा है वहाँ से आपको NOC लेनी पड़ेगी अपने लेंडर से जहाँ से भी आपने लोन बोरो करा है। इसके बिना बड़ा मुश्किल है। तो कैंडिडेट्स विद नो बैंक अकाउंट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सिविल। अगर आपका कोई बैंक अकाउंट नहीं है, कोई भी आपका ट्रांजैक्शन बैंकिंग के संग नहीं है, तो आपको सिविल देने की ज़रूरत वहाँ पर नहीं है। चलिए, फीस का इंटीमेशन सभी जानते हैं, 175 और 850 रुपये है। एग्जामिनेशन के स्ट्रक्चर की चर्चा कर लें तो यहाँ पर जी सेक्शनल कट ऑफ है, बिल्कुल है। तो HR और मार्केटिंग के ऑफिसर्स के लिए ध्यान रखिएगा, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट्स 3 ही सेक्शंस आते हैं, GS नहीं आता। 50 क्वेश्चन ईच है। इंग्लिश का वेटेज बिल्कुल आधा है, 25 मार्क्स, जबकि रीजनिंग और मैथ्स का वेटेज पूरा पूरा है। तो 150 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन आपको जो है 125 मार्क्स मिलेंगे और हर सेक्शन को करने का आपको 40 मिनट सेक्शनल वाइज मिलेगा। यानी कि इंग्लिश के सेक्शन को करते समय आपको 40 मिनट इंग्लिश पे ही देने होंगे, उसके बाद ही आप अगले सेक्शन पे मूव कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर सब्जेक्ट में भी सेक्शंस मिलेंगे, आप उसी हिसाब से अटेम्प्ट करेंगे और 40-40 मिनट मिलेंगे, यानी कि 120 मिनट का आपका जो है कुल पेपर होगा। चलिए, तो ये बात यहाँ पर हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आगे बात हो रही है कि जो आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन देंगे वो केवल क्वालिफाइंग इन नेचर का होगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा भी हुआ दोस्तों कि कैंडिडेट्स विल हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द 3 टेस्ट्स बाय सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ्स टू बी डिसाइडेड बाय द IBPS। So IBPS will decide a minimum cutoff for each of the subjects और आपको सब में एडिक्वेट नंबर्स लेके आने हैं, तो आपको एक मिनिमम स्कोर तो आपको अचीव करना ही पड़ेगा। बेटर होगा इसका आइडिया लेने के लिए आप पिछले साल के कट ऑफ को चेकआउट कर लें, मैंने भी वीडियो बनाया हुआ है यूट्यूब पर, वैसे भी आपको मिल जाएंगे IBPS के और बाकी भी जगह, तो उसको एक बार देख लीजिएगा टू गेट अ फेयर आइडिया। मेंस एग्जामिनेशन, अब आप का मेंस एग्जामिनेशन ही डिसाइड करेगा कि आप आगे इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे या नहीं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इज ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर। तो यहाँ पर मेंस एग्जामिनेशन अगर आप IT ऑफिसर का दे रहे हैं तो केवल IT के क्वेश्चन आएंगे, एग्रीकल्चर का दे रहे हैं तो एग्रीकल्चर के, HR और मार्केटिंग का दे रहे हैं तो केवल HR और मार्केटिंग के ही क्वेश्चन आएंगे। कोई भी कितना भी बोल दे, मेरी बात को आप लिख लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि अगर आप मार्केटिंग ऑफिसर का मेंस का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपसे मार्केटिंग के ही पूछे जाएंगे। HR का दे रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपसे HR के ही पूछे जाएंगे। कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर, पिछली बार तो न्यूमेरिकल्स आ गए थे, फाइनेंस के नहीं। वो गलत बोल रहे हैं, फाइनेंस के क्वेश्चंस नहीं थे। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, कस्टमर इक्विटी, सेल्स फोर्स को कैसे आप कंपनसेट करेंगे, वो सारे बेसिक चीज़ें हैं जो आपको कॉटलर में भी मिल जाएंगे सारे के सारे फॉर्मूले। तो मार्केटिंग से ही रिलेटेड है, फाइनेंस नहीं आता, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। तो अगर आप अननेसेसरीली बहुत सारा समय लगाएंगे फाइनेंस करके, एक क्वेश्चन आ भी जाएगा तो उससे आपको खुशी होगी कि सर की बात गलत होगी, लेकिन नंबर आप ज़्यादा नहीं पा पाएंगे। तो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, अगर प्रोफेशनल नॉलेज की बात करें, मैं इसको इस सब्जेक्ट को बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, अब बिल्कुल मार्केटिंग ही पढ़िए। थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स है मैं कोर्स में करवाऊँगा, आप निश्चिंत रहें।
ठीक है? तो बट उसी को पढ़िए, ये मत सोचिए कोई भी कुछ भी कह दे कि नहीं प्रोफेशनल नॉलेज है, मार्केटिंग में फाइनेंस भी आना चाहिए, एचआर भी पूछा जाएगा, जी नहीं। एचआर कैसे पूछा जाता है? कंज्यूमर बिहेवियर में मोटिवेशन थ्योरीज मार्केटिंग में है। थोड़े बहुत बेसिक रेशोज पता लगाने के लिए कि ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, उतना तो आना ही चाहिए। सेल्स फोर्स में फिक्स्ड वेरिएबल पे कैसे करेंगे, बिल्कुल आना चाहिए। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, कस्टमर इक्विटी कैसे निकालते हैं, तो ये मार्केटिंग की बुक में भी मिलेंगे आपको फॉर्मूले, तो आप निश्चिंत होकर वहीं से पढ़ लीजिए। तो आई होप मैंने आपका ये सबसे बड़ा डाउट बच्चों का है, जो सबसे ज़्यादा मुझसे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, मैंने यहाँ पे क्लियर करा है। आगे चलते हैं, काम की बात को डिस्कस कर लेते हैं। पेनल्टी क्या है? तो जाहिर सी बात है, सही के 1 नंबर मिलेंगे और गलत के आप देख ही पा रहे हैं 25.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे। क्वेश्चन अगर ब्लैंक छोड़ देते हैं तो उसका कोई भी आपको ना मार्क्स मिलेगा, ना ही पेनल्टी लगेगी। कट ऑफ स्कोर क्या रहेगा? ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ मिनिमम स्कोर in the online and also secure sufficiently high score to be considered to be shortlisted for। अब ये क्या कहानी है? मान लीजिए कि आपने मेंस का एग्जामिनेशन दिया और आपका कट ऑफ गया 30 मार्क्स। कितना मार्क्स? 30 मार्क्स। मैं कहीं लिख देता हूँ, लिख नहीं पा रहा हूँ, चलिए खैर कोई बात नहीं, 30 मार्क्स। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर जो कैंडिडेट 30 मार्क्स लेके आए उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए। नंबर ऑफ वैकेंसीज मल्टीप्लाइड बाय 3 और मल्टीप्लाइड बाय 4, 3 या 4 टाइम्स ही मेरिट में से ऊपर छांट के वो आपका कट ऑफ बन जाएगा और वहीं पर आपका जो है कॉल आएगा। तो अगर 700 वैकेंसीज हैं तो 2800 आप अगर पकड़ के चले 4 गुना, ऊपर के 2800 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। हो सकता है 30 टच कर जाए, हो सकता है 32, 33, 34, 38, 39 तक पे भी कट ऑफ जाए। तो इंटरव्यू का कट ऑफ अलग होगा और मेंस को क्लियर करने का कट ऑफ अलग होगा, इसको ध्यान रखिएगा। सो मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन ओनली विल बी कंसिडर्ड फॉर शॉर्टलिस्टिंग। ये बात हो गया। स्कोर्स की बात यहाँ पे हो ही गई है और कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करने का रिक्वेस्ट एंटरटेन नहीं किया जाएगा। इंटरव्यू के लिए यहाँ बोला गया है कि इंटरव्यू का वेटेज जो है वो 20% रहेगा, 80% आपका मेंस एग्जामिनेशन का वेटेज रहेगा और शॉर्टलिस्ट करे हुए कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और साथ ही साथ कोई भी रिक्वेस्ट इंटरव्यू डेट या सेंटर चेंज होने का नहीं एंटरटेन किया जाएगा। मिनिमम अगर इंटरव्यू 100 नंबर का है टोटल मैक्सिमम मार्क्स, तो मिनिमम नंबर जो है आपको इससे कम नहीं दिए जाएंगे। तो मिनिमम नंबर इतने दिए जाएंगे, इससे कम अगर नंबर दिए जाएंगे तो आप इंटरव्यू क्वालिफाइड नहीं माने जाएंगे। तो यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है, कैंडिडेट शुड क्वालिफाई बोथ इन द ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन एंड द इंटरव्यू विद बी शुड बी सफिशिएंटली हाई इन द मेरिट। तो आपका मेंस का स्कोर प्लस आपका इंटरव्यू का स्कोर मिला के आपका बनाएगा फाइनल मेरिट स्कोर, और वो अच्छा खासा हाई होना चाहिए। और उसके बाद जो है अवेलेबल होंगी आपके सारा प्रोसेस होने के बाद डिटेल्स आपको दी जाएंगी। साथ ही साथ आपको आपके मेंस के स्कोर नहीं डिस्क्लोज किए जाएंगे अगर आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए अपीयर होंगे उनको उनके मेंस के स्कोर नहीं डिस्क्लोज किए जाएंगे, ठीक है। उनको बस यही बता दिया जाएगा कि कंग्रेचुलेशंस, आपका क्लियर हो गया है और ये, ठीक है। तो इंटरव्यू स्कोर ऑफ द कैंडिडेट्स जो है आपको दिया दिया रहेगा, ठीक है। तो 80-20, हाँ एक बात तो ध्यान रखिएगा, 80-20 का रेशियो रहेगा। तो 80% वेटेज आपका जो है मेंस का रहेगा और 20% वेटेज जो है आपका इंटरव्यू का रहने वाला है। डॉक्यूमेंट्स को बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, तो डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से देख लीजिएगा। हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, जब आप भर रहे होते हैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप एक अंडरटेकिंग लिख के देते हैं, वो आपकी खुद की हैंड राइटिंग में होनी चाहिए। और उसमें देख लीजिएगा कैपिटल में बोला है, कर्सिव में बोला है, नीली इंक में बोला है, काली इंक में बोला है, जैसे बोला हो वैसे ही करना। तो बहुत ही ध्यान से करना है इसको, ठीक है। इस पे भी कई बार कैंडिडेट्स जो हैं वो उनको उनका डिक्लाइन हो गया, मतलब उनको आगे नहीं देने दिया गया है एग्ज़ाम। चलिए, तो ये सारी की सारी बात यहाँ पर होगी। सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स अभी थोड़ा लीनियंट है आईबीपीएस, बट इसको एक बार देख लीजिएगा, छोटी छोटी चीज़ें हैं वो साथ में ध्यान रखिएगा, क्या अलाउड है क्या नहीं है, तो आपको एक हेल्प मिलेगा। रफ शीट आपको वहीं से मिलेगी और आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, लेकिन जो भी रफ शीट आप लेंगे आपको वहीं वापस दे के आना पड़ेगा। और कॉल लेटर के लिए यहाँ पर जो है आपसे नहीं लिया जाएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कॉल लेटर्स के 2-2 3-3 कॉपी, एप्लीकेशन फॉर्म की भी कॉपी रख लीजिएगा 2-2 3-3, आगे जाके बहुत काम आते हैं। अपने 8 फोटोग्राफ्स भी रख लीजिएगा,
तो वही जो फ़ोटोग्राफ आप एप्लीकेशन फॉर्म के समय करें उसके 8 कॉपीज़ वो रख लीजिएगा। हर जगह आपके डीवी में, आपके इंटरव्यू में, सब जगह वही काम आएगा। ठीक है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है एडिशनल फ़ोटोग्राफ्स के बारे में, थोड़ा इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब आती है वैकेंसीज़ का बात, और यहाँ पे बड़ा सरप्राइज़िंग था कि काफ़ी बच्चे मुझे बार-बार कॉल करके बोल रहे थे कि सर, हमने तो रूमर सुना है कि धीरे-धीरे जो है बैंक मार्केटिंग ऑफिसर की वैकेंसी ख़त्म कर देगा। ऐसा नहीं है दोस्त। आप सोचिए कि पंजाब नेशनल बैंक की ही अगर मैं बात करूँ, चलिए नोटिफ़िकेशन देख लेते हैं, तो मैं शायद आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊँ। अब आप देखो, पंजाब नेशनल बैंक ने ना 700 वैकेंसीज़ निकाली हैं। पीओ में उन्होंने केवल 200 वैकेंसीज़ निकाली हैं। सो दे आर इनटेकिंग मोर ऑफ मार्केटिंग ऑफिसर्स देन पीओज़। व्हाई? देखिए, पीओज़ का काम जो है वो ऑपरेशंस से ज़्यादा कनेक्टेड है। मार्केटिंग ऑफिसर का जो जॉब रोल है वो बिज़नेस लेके आना है बैंक के लिए, और इस समय बैंक्स के लिए बड़ा चैलेंज है कि वो बिज़नेस लेके आएँ। बाकी बैंक्स ने भी एनआर भरा है, तो आप बिल्कुल होपफुल रहिए, हर साल की तरह यहाँ पर भी आपको 10 से 15% और देखने को मिल सकता है इंक्रीमेंट। तो अगर 700 हैं तो आप मान के चलिए 100, सवा 100 वैकेंसीज़ हो सकता है लास्ट मोमेंट में और बढ़ जाएँ, तो इससे बढ़िया मौका आपको नहीं मिलेगा। मैं कुछ वीडियोज़ अलग से भी डालूँगा और कुछ लाइव सेशंस भी लेने की कोशिश करूँगा, जहाँ पर आपके बाकी क्वेरीज़ को भी मैं एड्रेस करूँ। बट दिस इज़ अ वेरी, वेरी गोल्डन अपॉर्च्युनिटी, नॉट बिकॉज़ इट इज़ द ओनली रीज़न इज़ के नंबर ऑफ वैकेंसीज़ इज़ वेरी हाई, बट ऑल्सो फॉर द रीज़न कि जिस बैंक ने निकाला है बहुत ही ज़्यादा रेप्यूट वाला बैंक है इन सारे बैंक्स में। बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बेहतरीन बैंक्स माने जाते हैं, राइट? तो ये एक गोल्डन चांस है, इसको बिल्कुल मत मिस करिए। और इस बात में हम सोचते हैं बाद में हम डिस्कशन करेंगे कि मार्केटिंग ऑफिसर में प्रेशर है, काम है। पहले ट्राई करें, एक जॉब हाथ में ले लें, उसके बाद इस चर्चा करने का फ़ायदा है कि सर इसमें प्रेशर होगा, सेल्स होगा, क्या होगा? मुझे लगता है कि अगर हम बेरोज़गार अभी हैं, अनएम्प्लॉयड हैं और हमारे हाथ में अगर एक अपॉर्च्युनिटी आती है, उसके बाद इसको डिस्कशन करेंगे तो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, राइट? तो नहीं तो हम यही कह के एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी छोड़ दें, डिस्पाइट ऑफ अस बीइंग एलिजिबल, डिस्पाइट ऑफ अस हैविंग अ डिग्री इन मार्केटिंग, और उसके बाद भी अगर हम छोड़ दें इस अपॉर्चुनिटी को, तो ये मूर्खता कहलाएगी मेरे हिसाब से। तो बिल्कुल आप इसको करिए, कोई कितना भी कह दे कि प्रेशर है सेल्स का, मैं तो जॉब छोड़ रहा हूँ। आप अपने नज़रिए से देखिए कि आपके पास 60-70 हज़ार रुपये महीने के आ रहे हैं, अभी नहीं आ रहे ना। जब वो आएंगे तो सिचुएशन अलग होगी, और आप कभी भी ज्वाइन करके तो छोड़ ही सकते हो, कोई आपको रोक नहीं रहा, कोई आपको बॉन्डेड लेबर नहीं बना रहा, राइट? सो दैट इज़ एन ऑलवेज एन ऑप्शन। प्लस अब आपके जो भी कमेंट्स हो नोटिफिकेशन को लेके, जो मैं नहीं कर पाया हूँ कवर, उनको आप एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और उसके बाद मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सारे के सारे क्वेश्चंस का मैं एड्रेस करूँ। अगली बात, इंग्लिश का तो कोर्स पूरा अवेलेबल है ही, हिंदी मीडियम में भी हमने कोर्स लॉन्च कर दिया है, डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और आप चेकआउट कर लीजिएगा, हेल्पलाइन नंबर वगैरह सब कुछ वहाँ पर दिया हुआ है। मार्केटिंग सिंप्लीफाइड का एक सीरीज़ भी मैंने शुरू कर दिया है, उसमें नंबर ऑफ सेशंस का फ्रीक्वेंसी मैं बढ़ा दूंगा नेक्स्ट वीक से। So that is it from my side, and I hope you all the very best. And do not forget to mention anything, any concern that you might have in the comment section. I'll try my best to answer all your queries. चलिए, bye bye. God bless you. Take care.